लास्ट टाइम हम कर रहे थे फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। ये हमारा आखिरी टॉपिक बन गया फॉर दी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जिसके 6 फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं और हम 2 ऑलरेडी पढ़ चुके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो अब हमने कल ही कहा था कि रिलेटिवली बड़ा ही अहम फैक्टर टेम्परेचर, जो सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। तो अब आज हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो इट्स नंबर 3, टेम्परेचर। रेट of reaction increases with increase in temperature। रिएक्शन का रेट टेम्परेचर में इजाफे के साथ बढ़ता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पहली बेसिक लाइन बता दी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन and oxygen H2NO2 do not combine at ordinary temperature but combine very rapidly at high temperature that's about 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक छोटी सी हमने समझे बात, इंट्रोडक्टरी बात कर दी आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। सिंपल बात। और मिसाल के तौर पर हमने कह दिया कि 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आपस में मिलें तो पानी बनाती हैं। आम टेम्परेचर पर ये दोनों वाटर नहीं बना सकती, रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अगर यही दोनों गैसेस को हाई टेम्परेचर मिल जाए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फौरन मिलकर वाटर बना देती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रिएक्शन का रेट, जो ना होने के बराबर था, इंतहाई स्लो था, वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंतहाई तेज हो गया। अच्छा, अब एक अगली बात इसमें हमने लिखी, एज ए जनरल रूल ऑफ थंब। ये जनरल रूल ऑफ थंब क्या होता है? ये इंग्लिश का फ्रेज है एक। इसका मतलब होता है वो बात जो अक्सर हो जाती है मगर उसके पीछे कोई लॉजिक या रूल वगैरह नहीं है, यानी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना विदाउट हैविंग एनी साइंटिफिक लॉजिक। तो अब जो कुछ हम इसमें बताने जा रहे हैं, ये वो बात है जो ज़्यादातर रिएक्शंस में हम बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। सो वो क्या है? वो ये है, rate of reaction becomes double for every 10 Kelvin rise in temperature।
सो ये रूल ऑफ थंब है कि तकरीबन तमाम रिएक्शंस में अगर आप टेम्परेचर 10 केल्विन तक बढ़ाएं तो जो भी उनका रेट होता है वो डबल हो जाता है। तो पहली बात चीजें समझ लें, जब हमने कहा ये रूल ऑफ थंब है तो इसका मतलब है इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि हर रिएक्शन में एब्सोल्युटली ये इसी तरह फॉलो हो। ये एक अप्रॉक्सीमेट ऑब्जर्वेशन है। तो किसी किसी रिएक्शन में ऐसा नहीं भी होता। तो मोस्टली चूंकि ऐसा होता है तो हमने इसे एज ए रफ गाइडलाइन के तौर पर यहाँ लिखा है कि नॉर्मली रिएक्शंस में ऐसा है कि रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन कितना बढ़ना है तो उसके लिए एक रफ आइडिया है कि 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दें अगर हम, तो तकरीबन हर रिएक्शन में रेट डबल हो जाता है। और इसको हमने अपने लिए रूल ऑफ थंब कहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चाहे वो डबल होता है या डबल के करीब करीब होता है, बढ़ता तो है ही ना, तो क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना क्यों जरूरी है? तो हमने कहा इसके पीछे दो रीजंस हैं और वो दोनों रीजंस हम आपको बताते हैं। दिस इज ड्यू टू following two reasons. पहला, as temperature increases, velocity of molecules also increases. This increase this result in the increase of frequency of collisions. टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है और मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होगा अब वो पहले के मुकाबले में जल्दी जल्दी टकराएंगे। तेज हो गए ना, तो अब ज्यादा टकराएंगे। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में पहले जितनी दफा टकराते थे मॉलिक्यूल, अब उससे ज्यादा दफा टकराएंगे। और हमने शुरू से आपसे कहा है हर वो बात जो मॉलिक्यूल्स के आपस के कोलिजन्स के चांसेस को बढ़ा दे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। तो यहाँ टेम्परेचर से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ी जिससे उनके दरमियान म्यूचुअल कोलिजन के चांसेस बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने का पूरा पूरा इम्कान है। और दूसरी बात इससे भी ज्यादा बेहतरीन है। दूसरी बात ये कहती है कि द राइज इन टेम्परेचर rises the kinetic energy of each molecule. उससे क्या होगा? It has been found that by rising the temperature to 10 Kelvin, the
fraction of molecules possessing threshold or activation energy becomes doubled. As a result, number of effective collisions as well as rate also becomes doubled. तो जनाब दूसरा फैक्टर बड़ा अहम हुआ। पहले तो हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ी, इसलिए उनके दरमियान कोलिजन के चांसेस बढ़ गए। दूसरा कहा कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। बेसिकली वेलोसिटी बढ़ी इसीलिए कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हम ये बात नोट करते हैं, जिससे हमारी इस बात का ये ऊपर रूल ऑफ थंब से लिंक बनता है कि हमने ये नोट किया है कि जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है या जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है उनकी तादाद डबल हो जाती है। और हम सबको पता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल अगर टकराएंगे तो वो लाजमी तौर पर इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और रिएक्शन होगा। तो जब रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स, कंफर्म रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल होगी तो फिर इफेक्टिव कोलिजन्स भी डबल होंगे और रेट भी डबल होगा। So the rise in temperature rises the kinetic energy of each molecule. It has been found that by rising the temperature to 10 Kelvin, the fraction of molecule possessing threshold or activation energy becomes double. As a result, the number of effective collision as well as rate also becomes doubled. तो अब ये हमारा पूरा मामला हो गया कि अच्छा जी ये है वजह। और आपको अगर याद आ गई बात तो हमने आपसे ये खास तौर पर कहा था कि अमूमन दो बातें हैं जिनमें से किसी एक को भी अगर आपने हिट कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। उनमें से एक है कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है। और दूसरा है कि अगर आप मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा दें तो इस बात का चांस बढ़ेगा कि उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी और वो रेट कंफर्म करेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंसंट्रेशन वाले फैक्टर से कोलिजन्स का ताल्लुक था और नेचर ऑफ रिएक्टेंट वाले फैक्टर से एनर्जी का ताल्लुक था। तो दोनों एक एक फैक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। टेम्परेचर इस लिहाज से जबरदस्त है, इससे दोनों बातों को सपोर्ट मिल रही है। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहा है और ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा रहा है ताकि उन्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाए और वो सिर्फ कोलिजन ना करें बल्कि इफेक्टिव कोलिजन्स करें। तो अब अगर इम्तिहान में आता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये है वो सारी एक्सप्लेनेशन जो आप देंगे। अच्छा, अब एक छोटा सा ग्राफ है जो इस सेकंड बात जो हमने लिखी है ना, जिसमें हमने ये कहा आपसे कि मॉलिक्यूल्स की तादाद जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डबल हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस बात को ग्राफ के जरिए भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। यानी अगर आप यहाँ तक ऐसे ही लिख देते हैं तो इट्स एन इनफ एक्सप्लेनेशन। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जवाब औरों के जवाब से थोड़ा बेहतर और डिफरेंट हो, सब एक जैसी चीज़ ना लिखें, तो ये एक ग्राफ है जो ज़रा अच्छी बात है, थोड़ी-सी समझने में उसमें मेहनत है। तो अगर ये ग्राफ आप सही तरीके से बना दें यहाँ, तो ये और भी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर ना बनाएँ तो कोई नेगेटिव आप पर इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग व्हिच एक्चुअली एक्सप्लेन्स द सेकंड पॉइंट। ये हमें हमारे सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। Here it is. एक्स एक्सिस पे है काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ जाते बढ़ेगी, और वाई एक्सिस पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
with a given kinetic energy. असल में इसमें हिसाब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये कि सारे मॉलिक्यूल्स जो आपके पास मौजूद हैं किसी भी रिएक्शन में, उसमें से कितना हिस्सा कितनी काइनेटिक एनर्जी रखता है। तो ये ज़हन में रहे, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे फर्ज़ कर लें आप, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो उस रूम टेम्परेचर पर मौजूद होते हैं, हालाँकि टेम्परेचर एक ही होता है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। यानी ये ना सोचिए कि अगर एक ही टेम्परेचर पर सब मौजूद हैं तो एक जैसी एनर्जी होनी चाहिए। नहीं, उसमें गड़बड़ ये है कि चूँकि मॉलिक्यूल मुसलसल आपस में टकराते रहते हैं, तो उनके इस कोलिजन के नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल धक्का लगने पे तेज़ हो जाते हैं और कुछ स्लो हो जाते हैं। तो एक ही टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में मामूली-मामूली से फ़र्क होंगे, लेकिन होंगे। तो जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अमूमन अगर पूछा जाए कि ओके एक नॉर्मल टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ आपको ये बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मिसाल के तौर पर 10% ये जो वाई एक्सिस पे हमने कहा है ना फ्रैक्शन, तो ये अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 0.1 तो इसका मतलब होगा 10%। अगर ये लिखा हुआ है 0.2 तो इसका मतलब होगा 20%, 0.3 का मतलब होगा 30%, 0.4 का मतलब होगा 40% और 0.5 का मतलब होगा आधे यानी कि 50%। तो ये फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज बन जाती है। तो अब ग्राफ कुछ इस तरह से है। नॉर्मल टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे है। अब ये आपको क्या बता रहा है कि तकरीबन नाउ दिस इज ये आपको ये बता रहा है कि तकरीबन 40 और 50% के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इस रेंज में है। इधर ये देख रहे हैं आप, ये वाला ग्राफ की जो पीक आ रही है, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते-बढ़ते इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस कर रही है, जो कि कुछ की कर रही है ये वाला हिस्सा, तो ये वो मॉलिक्यूल है जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं रखते, सिर्फ़ ये मॉलिक्यूल जो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन 10% बन रहे हैं। 0.1 के करीब आ रहा है ना, तो ये 10% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है 90% मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं बेकार और 10% टकराते हैं तो रिएक्शन हो रहा है अंडर दिस टेम्परेचर। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये T1 टेम्परेचर पर है। ठीक है, अब अगर हमने टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया तो इसमें हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और अब ग्राफ की शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये है फॉर टेम्परेचर T2 और इससे अगर आप नोट करें तो आपको एहसास ये हो रहा है कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, अब उनकी तादाद पहले के मुकाबले में डबल हो गई। इसका मतलब है अब डबल मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और रिएक्शन करेंगे। तो ये ग्राफ सिंपली आपको ये बता रहा है कि जैसे-जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है या जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उनकी तादाद किस तरह से डबल हो जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमें ग्राफ ना बनाने की आदत है, ना ग्राफ को सही तरह से समझने की आदत है, दैट्स व्हाई हमने इसे बनाने से पहले ही कह दिया कि दिस इज़ एब्सोल्यूटली ऑप्शनल। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस एक चीज़ को जो कि हमने यहाँ बनाया है, ये दरअसल उसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन है कि जब आप टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, उनकी तादाद डबल हो जाती है।
तो इसे हमने इस ग्राफ की सूरत में भी बता दिया है। अब अगर आप इसे सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई एक्सप्लेनेशन तो देनी नहीं, वो तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो अच्छी बात है, वरना आप अपनी जो भी बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिखेंगे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है विदाउट दैट ग्राफ। सो दिस ग्राफ इज ऑप्शनल फॉर यू। अच्छा, अब ये बातें अभी खत्म नहीं हुई। इम्तिहान में आपसे अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाएगा तो अब आप विद ग्राफ लिखें या विदाउट ग्राफ लिखें, ये पूरा हो गया। लेकिन अभी टेम्परेचर से रेलेवेंट कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी और हैं जो इम्तिहान में एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो उन्हें हम अलग से बताते हैं। ठीक है ना? वो ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, फैक्टर अलग हो गए। अब मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमसे पूछी जा सकती हैं और उनका ताल्लुक टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के ताल्लुक से है। वो क्या है भाई, जब आपसे ये बात हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, तो फिर टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम भी होता होगा। अच्छा, तो अब हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो खराब हो जाती हैं, थोड़े दिनों तक रखी रहें तो। तो ये जो खाने-पीने की चीज़ों का खराब होना है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है और इस पर भी टेम्परेचर का इम्पैक्ट है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अ, डिकम्पोज़िशन ऑफ फूड तेज़ हो जाता है और टेम्परेचर कम करने से डिकम्पोज़िशन ऑफ फूड स्लो हो जाता है। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर हम फ्रिज में खाने-पीने की चीज़ें रख देते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर जाती हैं। आज आपके घर में सालन पका और फ़र्ज़ कर लें ये सर्दियों का मौसम ना हो, कराची की जून-जुलाई वाली गर्मियाँ हों और खाने-पीने का वो सालन जो है दोपहर को पकाया गया और गलती से फ्रिज में नहीं रखा गया, बल्कि ऐसे ही किचन में छोड़ दिया इस जून-जुलाई वाली गर्मी में। तो रात को जब आप वो खाना देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाए और वो खराब हो जाए। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आजकल हो जाए कि फ्रिज में रखना भूल गए, तो कोई फिक्र की बात नहीं। जिस किस्म की सर्दी इस वक्त पड़ रही है, ये खाना सवाल ही पैदा नहीं होता है खराब हो जाए। और अगर आपने उसे फ्रिज में रख दिया तो मसला ही खत्म हो गया। तो अब फ्रिज में रखी हुई खाने पीने की चीजें कई कई दिनों तक सरवाइव कर जाती हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर वाले कहीं जा रहे हो और आप अकेले हो, तो कहते हैं हफ्ते भर का खाना पका के फ्रिज में रख दिया, अब गर्म करके खाते रहना। तो एक छोटा सा डाटा आपसे शेयर करना है। फ्रिज के 3 हिस्से होते हैं। एक रेफ्रिजरेटर कहलाता है, एक फ्रीज़र कहलाता है और एक डीप फ्रीज़र कहलाता है। तीनों के टेम्परेचर में फ़र्क है और उस टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से उन तीनों की कारकर्दगी में भी फ़र्क है। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसमें हमने कोई हल खाने-पीने की चीज़ रखी तो रफली स्पीकिंग वो कुछ दिनों तक, यानी सबके हफ्ते से कम दिनों तक वो सिक्योर रखी जा सकती है। अंदाज़े से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों में भी फ़र्क है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेफ्रिजरेटर में 2 दिन तक रखी जा सकती हैं, तीसरे दिन खराब हो जाएँगी, कुछ चीज़ें 7 दिनों तक खराब नहीं होती। इसलिए अंदाज़े से कह रहे हैं कि अमूमन रेफ्रिजरेटर में जो चीज़ रखी जाती है, वो हफ्ते के अंदर-अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा वक़्त गुज़र जाए तो फिर उसके खराब होने के चांसेस हैं। फ्रीज़र में रख दें अगर, जहाँ टेम्परेचर -2 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ हम चीज़ों को कई हफ्तों तक सँभाल के रख सकते हैं, यानी यूँ समझ लें कि महीने से पहले-पहले इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। और अगर डीप फ्रीज़र में रख दें आप, जहाँ टेम्परेचर -18 है, तो जितना टेम्परेचर कम कर रहे हैं उतना सर्वाइवल बढ़ रहा है। तो फिर हिसाब ये है कि इस बकरा ईद पे रखा हुआ गोश्त अगली बकरा ईद तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डाटा आपसे हम शेयर कर रहे हैं। फूड decomposes at slow rate at when cooled. For example, in refrigerator, which is at 5 degrees centigrade, food can be preserved or stored
for several days. अब इस several days का मतलब है less than a week. In freezer है जिसमें टेम्परेचर -2 डिग्री से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल वीक्स, अब महीने से कम, और इन डीप फ्रीजर जहां टेम्परेचर -18 है, फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल मंथ। आपस की बात है, उसमें वैसे पीरियड इंडेफिनिट है, लेकिन एडवाइसेबल ये है कि आप साल भर से पहले उसे भी इस्तेमाल कर लें। तो ये एक छोटी सी बात, और इसी से एक रीज़न भी है जिसका ताल्लुक इसी चीज़ से है, तो वो भी डिस्कस कर लें, तो टेम्परेचर की सारी बात हो जाएगी। और वो ये है कि मिल्क सोर्स मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। मिल्क सोर होने का मतलब है, उर्दू में हम इसे कहते हैं दूध का फटना, दूध खराब हो जाना। तो गर्मियों में दूध खराब होने की चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियों के। गर्मियों में अगर आपके घर में ऐसे ही भैंस का खुला दूध आता है और वो सुबह ही सुबह दे के चला गया और आप उसे फ्रिज में रखना भूल गए, तो दोपहर तक पूरी चांसेस हैं कि वो खराब हो जाएगा। जबकि अगर आजकल में ऐसा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो आप भी घर वालों से सुन लीजिएगा, गर्मियों में ये शिकायत रहती है, अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो खुला दूध यूज़ करते हैं, तो गर्मियों में शिकायत बड़ी कॉमन है कि अक्सर दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है, सर्दियों में नहीं होती। और वजह वही है, दूध का ख़राब होना, उसका फटना दरअसल बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर तेज़ होता है। तो गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई, सर्दियों में कम है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो अब ये रीज़न लिख लेते हैं। Souring of milk is a biochemical reaction which becomes faster at high temperature. As in summer, average temperature is greater than in winter. Souring of milk is faster in summer than in winter. So souring of milk is a biochemical reaction which becomes faster at high temperature. So as in summer, average temperature is greater than in winter. Souring of milk is faster in summer than in winter. तो अब ये 3 फैक्टर्स पूरे हमारे हो गए। अब चौथे फैक्टर की बात करते हैं। वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का थोड़ी सी महदूद या रिस्ट्रिक्टेड
कहना चाहिए फील्ड है, या इसकी एप्लीकेशन जो है वो कुछ रिएक्शंस तक रिस्ट्रिक्टेड है। कंसंट्रेशन का फैक्टर वर्सटाइल है, हर रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है ऑलमोस्ट, उसमें भी कुछ गड़बड़ है भारत। इसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी वाला मामला हर एक के साथ था। टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सेप्शन हर रिएक्शन के रेट को तेज करता है और स्लो करता है अगर टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन यहाँ अब ये मामला नहीं है, तो यहाँ उन्होंने पहले ही बता दी शर्त, सरफेस एरिया का फैक्टर किस टाइप के रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है। तो हमने कहा सबसे पहले इन हिट्रोजीनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन हिट्रोजीनियस है, अब ये क्या होता है यार, इतना मुश्किल सा लफ्ज हिट्रोजीनियस रिएक्शन। हमने कहा ये है रिएक्शन इन विच reactants are in different physical states। हेट्रोजीनियस रिएक्शन का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिनकी फिजिकल स्टेट, जिनमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। यानी एक रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो एक लिक्विड हो या एक गैस हो, यानी सारे रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट एक जैसी ना हो। तो अगर दे आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स तो वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। अब उसमें भी हमारी शर्त ये है कि उन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट सॉलिड होना चाहिए, यानी एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, या एक सॉलिड हो एक गैस हो। तो उन रिएक्शंस पे हमारा ये फैक्टर अप्लाई होगा, क्योंकि सॉलिड, ये सरफेस एरिया जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये सॉलिड का होगा। तो इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ब्रैकेट में बता दिया, रिएक्शन इन विच reactants are in different physical state, the surface area of solid plays an important role। और वो रोल क्या है? greater the surface area, greater will be the rate of reaction। तो हमने पहले बता दिया, सारे नहीं बल्कि सिर्फ हेट्रोजीनियस रिएक्शंस पर हम बात कर रहे हैं, और हेट्रोजीनियस रिएक्शन में भी ऐसे हेट्रोजीनियस रिएक्शन जिसमें कम से कम एक रिएक्टेंट सॉलिड हो। और अब हमने कहा कि अगर हम सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसे रिएक्शंस में जो हेट्रोजीनियस हो, सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। सॉलिड रिएक्टेंट का रेट ऑफ सरफेस एरिया जितना कम होगा